पुण्य भूमि भारत संस्कृति वाचन माला घर नंदन वन संपुट 4 क्रमांक 7 वर्ग 2 दिलीप केलकर। प्रस्तावना। भारतीय संस्कृति विश्व में सर्वाधिक प्राचीन एवं सर्वश्रेष्ठ है, परंतु संस्कृति तभी सुरक्षित रहती है जब उसकी परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। हर नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति का परिचय प्राप्त होना आवश्यक होता है। हर नई पीढ़ी का मानस संस्कृति के तत्व से सिंचित होना आवश्यक होता है। संस्कृति का हस्तांतरण शिशु अवस्था से घर में और विद्यालय में होना चाहिए। संस्कृति का केवल गुणगान करना पर्याप्त नहीं होता, कृति में, व्यवस्था में, विचारों में और वातावरण में उसका होना आवश्यक होता है। इन बातों का विचार कर पुनरुत्थान ट्रस्ट ने इस पुण्य भूमि भारत संस्कृति वाचनमाला के प्रकाशन का विचार किया। आजकल लोग कहते हैं कि संचार माध्यमों के प्रभाव के कारण छोटे बड़े सभी की पढ़ने की वृत्ति और प्रवृत्ति बहुत कम रह गई है, परंतु अनुभव और अनुमान कहता है कि अंततोगत्वा पुस्तकों का स्थान अन्य माध्यम नहीं ले सकते। सौंदर्य बोध, कल्पना शक्ति और रस ग्रहण के विषय में पुस्तकें सर्वाधिक लाभकारी होती हैं। अतः आज परिस्थिति विपरीत प्रतीत होने पर भी माता पिता और शिक्षकगण छोटे छात्रों को इन पुस्तिकाओं को पढ़ने हेतु प्रेरित करें एवं उन्हें सहायता करें, यही अपेक्षा है। पुस्तिकाओं के विषय देखकर प्रतीत होगा कि न केवल छोटे अपितु बड़े छात्रों के लिए और न केवल छात्रों अपितु माता पिता और आचार्यों के लिए भी यह उपयोगी सिद्ध होंगी। वाचनमाला के विषय में आपके सुझाव अवश्य भेजें, यही विनम्र निवेदन है। इति शुभम प्रकाशक। कथा क्रमांक 1 संगीत साधना। यह घर ऋचिक भार्गव का है। ऋचिक भार्गव बड़े विद्वान हैं। वे पाठशाला चलाते हैं, अपने ही घर में पाठशाला चलाते हैं। विद्यार्थी उनके घर पढ़ने आते हैं। 5 विद्यार्थी तो उनके साथ उनके घर में ही रहते हैं। हम उनकी पाठशाला देखने गए थे, परंतु यह तो उनका घर ही था। उन्होंने हमें सुबह 6 बजे बुलाया। हम भी ठीक 6 बजे पहुंच गए। अभी तो उनके आंगन में पैर रखा ही था कि अंदर से संगीत के स्वर सुनाई दिए। कोई भजन गा रहा था। हम अंदर गए, देखा तो भार्गव गुरुजी स्वयं भजन गा रहे थे। उनके साथ रहने वाले विद्यार्थी उनके साथ बैठे थे। गुरुजी तंबूरा छेड़ते थे, उनके स्वर में स्वर मिलाकर गाते थे। हम चुपचाप वहाँ बैठ गए। उन्होंने हमारे सामने देखा, परंतु कुछ बोले नहीं, गाते हुए रुके नहीं, केवल थोड़े से हंसे अवश्य। थोड़ी देर में तो उनके साथ विद्यार्थी भी स्वर मिलाने लगे। भार्गव गुरुजी का स्वर बहुत ही मधुर था। तंबूरे की झंकार भी बहुत आनंददायक थी। उनके विद्यार्थी भी बहुत मधुर गा रहे थे। वहाँ का वातावरण संगीत में हो गया। हमें चारों ओर संगीत के स्वर गूंजते मालूम पड़े। हमारा मन आनंद से भर गया। थोड़ी देर बाद भार्गव गुरुजी का भजन पूरा हुआ। उन्होंने तंबूरा अपने पास रखा। सभी विद्यार्थी एक एक करके आए और गुरुजी के चरण स्पर्श करने लगे। चरण स्पर्श कर अपने अपने काम में लग गए। भार्गव गुरुजी ने हमें सम्मान दिया, फिर पूछा, कैसी लगी हमारी यह संगीत सभा? हमने कहा, बहुत ही सुंदर। गुरुजी, हम तो भाग्यशाली हैं जो हमें सवेरे सवेरे मधुर संगीत सुनने को मिला। भार्गव गुरुजी ने कहा, हाँ, संगीत से मन प्रसन्न होता है। गाने वाले को भी आनंद आता है, सुनने वाले को भी आनंद आता है। हमने पूछा, क्या आप प्रतिदिन प्रातः इसी प्रकार गाते हैं? भार्गव गुरुजी ने बताया, हाँ, हम प्रतिदिन संगीत बैठक जमाते हैं। यही हमारी संगीत साधना है। मेरे विद्यार्थी भी प्रतिदिन बैठते हैं, वे भी गाना सीख गए हैं। हमने कहा, यह तो बहुत ही उत्तम बात है गुरुजी, परंतु यह तो बताओ, आपने हमें आज इस समय क्यों बुलाया है? भार्गव गुरुजी ने कहा, अरे, यह संगीत सुनाने के लिए ही तो। मुझे आप सबको यही बताना था कि अपने घर में हमेशा संगीत की उपासना करनी चाहिए। हमारा मन प्रसन्न रहता है, हमारे मनोभाव शुद्ध बनते हैं, हमारी बुद्धि सूक्ष्म बनती है, हमारी नाड़ियों में से अशुद्धि निकल जाती है। इससे हमारा व्यवहार भी अच्छा बनता है। हम सबके साथ अच्छी तरह बात करते हैं, कर्कश आवाज़ में गला नहीं फाड़ते, और घर में भी वातावरण अच्छा रहता है। वातावरण में मलिन विचारों की, मलिन भावनाओं की तरंगे नहीं रहती।
इसलिए हम सदैव प्रसन्न रहते हैं और हमारे यहाँ आने वाले भी प्रसन्न होते हैं। ऐसे घर में सबके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार होता है, कभी भी आपस में लड़ाई झगड़ा क्लेश नहीं होता। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ टीवी नहीं है, हमारे यहाँ सीडी भी नहीं है। सीडी के गीत यंत्रों से हमारे पास आते हैं, उनमें वातावरण को शुद्ध बनाने वाला कुछ भी नहीं होता। हम कभी डिस्को संगीत नहीं सुनते, तंबूरा, वंशी, शहनाई जैसे वाद्य सुनते हैं, परंतु मुख्य तो गाना ही है। प्रत्येक घर में लोग अगर उत्तम गाना सीख लें तो वातावरण मधुर बनता है, प्रसन्न बनता है, शांत होता है, अनेक मानसिक रोग दूर हो जाते हैं, लोगों के तनाव रक्तदाब दूर हो जाते हैं, पर्यावरण शुद्ध बनता है। हम गुरुजी की बातें सुनकर बहुत प्रभावित हुए। हमें मक्खन और मिश्री का प्रसाद मिला। गुरुजी को प्रणाम करके हम वहाँ से लौटे। पूरे रास्ते हम संगीत साधना का ही विचार कर रहे थे। कथा क्रमांक 2 योगाभ्यास। एक है वैद्य शर्मा इनका नाम है। बहुत ही होशियार बुद्धिमान वैद्य और बहुत ही सेवाभावी। उन्हें योग में बहुत रुचि है। स्वयं प्रतिदिन योगाभ्यास करते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं और ध्यान लगाते हैं। इनके घर में इनके बालक और इनकी पत्नी भी योगाभ्यास करती है। योगाभ्यास के लिए वे सवेरे शीघ्र उठते हैं, उठकर नहा धोकर तैयार होते हैं और फिर सब मिलकर ध्यान लगाते हैं। एक बार वे सभी मिलकर बातें कर रहे थे, तब उनके पुत्र ने कहा, हमें दूसरे लोगों को भी अपने साथ योगाभ्यास करने के लिए बुलाना चाहिए। वैद्य की पत्नी ने भी कहा कि हाँ, सही बात है, हम सबको बुलाएंगे। वैद्य शर्मा ने भी अपनी सहमति दी। इनका घर बहुत बड़ा बंगला था। उनके बंगले में बहुत बड़ा आंगन था, इसीलिए वैद्य ने विचार किया कि इस आंगन में ही हम सब बैठ सकें, ऐसा मंडप बनाना चाहिए। इसीलिए उन सब ने इस आंगन की सफाई करनी शुरू की। आंगन का कचरा हटाया, छोटे बड़े गड्ढे थे, उन्हें ठीक करके उस आंगन को बिल्कुल समतल बना दिया। फिर उसने ऊपर घास व बांस का छप्पर बना दिया। आंगन में एक तरफ चबूतरा तो था ही। इस प्रकार योगाभ्यास करने की सुंदर जगह तैयार हो गई। बाद में उन्होंने अपने रोगियों के साथ बात की। उनकी पत्नी ने भी जो घर आते थे उनके साथ बात की। उनके बच्चों ने भी अपने मित्रों से बात की और सबको अपने घर योगाभ्यास के लिए आने को कहा। एक सप्ताह में तो बहुत सारे लोगों तक यह समाचार पहुंच गया। धीरे धीरे लोग आने लगे। शुरू में तो 4-5 लोग ही आते थे, बाद में संख्या बढ़ने लगी। लगभग 40-50 लोग आने लगे। युवक आने लगे, किशोर आने लगे, उनके माता पिता भी आने लगे और दादा दादी भी आने लगे। चिकित्सक सबका स्वागत करते। चिकित्सक की पत्नी और बच्चे सबके आने से पहले आंगन की सफाई कर देते, दरियाँ बिछा देते और सबके पीने के लिए पानी भी भरकर देते। फिर तो लोग भी यह सब करने लगे। प्रतिदिन सवेरे उनके घर बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलता था। सवेरे 4:30 बजे से चहल पहल शुरू हो जाती थी। छोटे बड़े आंगन में काम करते थे। कोई झाड़ू लगाता था, कोई दरी बिछाता था और कोई पानी भरता था। वैद्य स्वयं भी सबके साथ काम करते थे। सवेरे 4 बजे से योगाभ्यास शुरू होता था, 5 बजे से योगाभ्यास शुरू होता था। वैद्य स्वयं सबको सिखाते थे। उनके बच्चे और पत्नी भी सबको सिखाने में उनकी सहायता करते थे। ऐसे सेवाभावी वैद्य को हम मिलने गए। हमारे विद्यालय में वे आवे, इसके लिए निमंत्रण देने गए थे। उनका घर देखकर हमें बहुत आनंद हुआ। घर में एकदम शांति थी। घर में बैठने की व्यवस्था एकदम जच जाने वाली थी। चारों ओर मानो आनंद की तरंगें थी, सद्भावना की तरंगें थी। हमने वैद्य से कहा कि आपका घर अत्यंत पवित्र लगता है,
ऐसा क्यों? उन्होंने बताया कि हम यहाँ प्रतिदिन योगाभ्यास करते हैं और दूसरों को भी योगाभ्यास सिखाते हैं, सबकी सेवा करते हैं, सब मिलकर बहुत अच्छा रखते हैं। इसलिए हमारा घर आपको पवित्र लगता है। आप विद्यालय में सबको यह बात बताना। अपने घर को पवित्र रखना हो तो उसमें हमें योगाभ्यास करना चाहिए, सफाई भी रखनी चाहिए और सेवा भी करनी चाहिए। हमने वैद्य जी के प्रति आभार व्यक्त किया। एक अच्छे व्यक्ति से मिले हम, इसलिए हम प्रसन्न थे। प्रसन्नतापूर्वक हम लौट आए। राजकोट में एक रेलवे में डॉक्टर थे, तो उनको रेलवे की ओर से क्वार्टर मिला हुआ था, तो बंगला था और ऐसा ही आंगन था, और वे ऐसे सबको योगाभ्यास सिखाते थे। तो जाना है ऑफिस में। ये तो बढ़िया है। पाठ 3 शुद्ध भोजन। आज हम आपको अभिजीत प्रधान के घर की बात बताने वाले हैं। अभिजीत प्रधान एक उद्योगपति हैं। उनका एक बहुत बड़ा कारखाना है। कारखाना और घर साथ साथ ही हैं, परंतु यह कारखाना कैसा है? वहाँ हल्दी, धनिया, मिर्ची और दाल, सब्जी का मसाला आदि बनते हैं, परंतु इसकी विशेषता यह है कि यहाँ एक भी विद्युत चालित यंत्र नहीं है, मिक्सर नहीं है, ग्राइंडर भी नहीं है, आटा पीसने की चक्की भी नहीं है। यहाँ सभी मसाले हाथ से ही कूटे जाते हैं। यहाँ अनेक लोग मसाले बनाने का काम करते हैं। कोई मिर्ची, हल्दी, धनिया और जीरा साफ करता है, कोई इन्हें कूटता है, कोई छानता है, कोई बोतलों में भरता है, तो कोई तौलता है। यहाँ तैयार मसाले मिलते हैं, परंतु इनकी मात्रा बहुत कम है। वैसे तो आप अपनी वस्तु लाकर इन्हें दे दो तो ये उसे कूट कर आपके ही पात्र में भर कर दे देते हैं। वे एक नवीन प्रयोग कर रहे हैं। उनके कारखाने में एक और सिखाने की कक्षाएं चलती हैं। जो लोग अपनी मिर्ची, हल्दी आदि मसाले मसाले कुटवाने के लिए आते हैं, उनके लिए ये कक्षाएं चलती हैं। अभिजीत प्रधान स्वयं इस कक्षा में सिखाते हैं। इन कक्षाओं में क्या सिखाते हैं? उन सबको यह समझाते हैं कि मिक्सर का और ग्राइंडर का उपयोग नहीं करना चाहिए, इनसे मसाले नहीं पिसवाने चाहिए। इनके मसाले पीसने या कूटने से उनके सभी पोषक तत्व जल जाते हैं। ऐसे मसाले खाना अर्थात अपना स्वास्थ्य बिगाड़ना। हमारा शरीर दुर्बल होता है। हमारे बालकों की बुद्धि का विकास भी अच्छी तरह नहीं हो पाता। शरीर दुर्बल होने से मन भी दुर्बल होता है। दुर्बल शरीर से ही तो हमारी सभी मुश्किलों की शुरुआत होती है। इसलिए हाथ से कूटे हुए मसाले ही आप उपयोग में लें। अभिजीत प्रधान दूसरा भी एक काम करते हैं। वे सबको कूटना और पीसना सिखाते हैं। धनिया और जीरा साफ करना सिखाते हैं, छानना सिखाते हैं, हल्दी, मिर्ची आदि की पहचान करना सिखाते हैं और जांच करना भी सिखाते हैं। वे यह भी बताते हैं कि हमारे घर के मसाले आप स्वयं अपने घर पर तैयार करो। बाजारे के तैयार पैकिंग वाले मसाले तो कभी घर में लाओ ही नहीं। इनमें मिलावट होती ही है। ये सभी मसाले मिक्सर और ग्राइंडर से तैयार होते हैं, इसलिए इन मसालों की पोषकता समाप्त हो जाती है। बुद्धिमान लोगों को अच्छी वस्तु काम में लेनी चाहिए, अच्छी वस्तु की पहचान होनी चाहिए और इनसे संबंधित काम सीख लेने चाहिए। हमने अपने घर के सभी लोगों के साथ बातें की। उनके घर में खाने पीने की सभी वस्तु जांची परखी हुई थी। वे गोबर खाद से पैदा हुए अनाज ही लाते थे। ऐसा ही गोबर खाद से उगाए हुए देसी साग भाजी ही लाते थे। उनके अपने बाड़े में भी साग भाजी और फूल उगाते थे। वे बासी भोजन कभी नहीं करते थे। बातचीत में अभिजीत प्रधान ने हमें बताया, आप भी सुनो, समझो और सबको बताओ कि हमारा भोजन शुद्ध एवं सात्विक होना चाहिए। भोजन बनाने की पद्धति भी योग्य होनी चाहिए। शुद्ध खाने पीने से ही हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा खाना ही सबसे महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य अच्छा हो तो सभी प्रसन्न रहते हैं
उस घर का वातावरण भी प्रसन्नतादायक बन जाता है। सबको इस घर में आना अच्छा लगता है। ऐसा बताकर उन्होंने हमें एक पुस्तिका भी दी। इस पुस्तिका का प्रचार करने का भी हमें स्मरण दिलाया। हम सब यही विचार कर ही रहे थे कि अभिजीत प्रधान की बातें कितनी सही हैं। उन्होंने अपना व्यवसाय भी समाज की सेवा करने की दृष्टि से चुना था। इस बात ने हम सबको बहुत अधिक प्रभावित किया था। मन ही मन उनकी प्रशंसा करते हुए हम वापस आए। से विभिन्न विभिन्न घरों में जाएंगे और देखेंगे ये घर कैसा है। कथा क्रमांक 4, प्लास्टिक को ना कहो। आज एक नया परिचय कीजिए। ये है मनसुख भाई पटेल। ये किराना माल की दुकान चलाते हैं। इनकी दुकान छोटी सी है। इनका घर बिल्कुल छोटा नहीं है, परंतु बहुत बड़ा भी नहीं है। चलो हम उनके साथ ही उनके घर जाएंगे। यह उनका घर है, अच्छा व्यवस्थित और देखते ही रह जाएं ऐसा। इनके घर की विशेषता क्या है जानते हैं। इनके घर में दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं हैं, उनमें आपको एक भी प्लास्टिक की वस्तु ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। इनके घर में प्लास्टिक के फूल या तोरण नहीं हैं। उनके द्वार पर तोरण तो झूल ही रहा है, परंतु वह कपड़े के फूलों का और पत्तों का तोरण है। उनके वहाँ फूलदानी में कपड़े के और लकड़ी के छिलकों के फूल हैं। इनकी फूलदानी भी कांच की है। दूसरी एक फूलदानी भी हमने देखी, वह चीनी मिट्टी की है। फूलदानी और फूल बहुत सुंदर लगते हैं। उनके बैठक कक्ष में गलीचा बिछाया हुआ है। यह तो बारदान का ही है। बारदान पर इन्होंने स्वयं ने कढ़ाई की हुई है। नीचे अस्त्र लगाया हुआ है। घर पर ही तैयार किया हुआ यह गलीचा बहुत ही सुंदर है और उसमें नवीनता भी है। किसी के घर में ऐसा होता नहीं, इसलिए सभी आश्चर्य से देखते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। इनके घर में मेजपोश सूती है। पायदान भी मूंज के बने हैं। उनके घर का कोई भी व्यक्ति रबड़ और प्लास्टिक के जूते चप्पल नहीं पहनता, सभी चमड़े के जूते पहनते हैं। देखो उनके मोजे भी सूती हैं, नायलॉन के नहीं हैं। ये सभी कपड़े तो हमेशा सूती ही पहनते हैं, यह तो बताने की बात ही नहीं है। इनके बच्चों के बस्ते प्लास्टिक के नहीं, सूती हैं। इनके घर की दीवारों पर भी बहुत सुंदर चित्र हैं। इन चित्रों को इन्होंने कांच में मढ़वाया है। इनके घर का सारा फर्नीचर लकड़ी का अथवा लोहे का है। इनके यहाँ कहीं भी सनमाइका दिखाई नहीं देती। हमने इनसे इसका कारण पूछा था। उन्होंने बताया कि प्लास्टिक तो मनुष्य मात्र का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह राक्षस है, राक्षस। इससे सबसे अधिक प्रदूषण होता है, इसलिए हमें इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। हम भी इसीलिए प्लास्टिक का उपयोग नहीं करते। हमने पूछा था कि इसका उपयोग न करने से आपको असुविधा नहीं होती। तब उन्होंने बताया कि असुविधा तो होती है, परंतु इतनी असुविधा झेलनी भी चाहिए। प्रदूषण के कारण संपूर्ण प्रजा का स्वास्थ्य बिगड़ता हो, तब हमें अपनी सुविधा के लिए उसे बिगड़ने नहीं देना चाहिए। हमने पूछा था कि आपको ऐसा विचार कहाँ से आया। सब तो प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, फिर कोई आपकी आलोचना नहीं करता। उन्होंने कहा, हम एक बार एक स्वामी जी की कथा सुनने गए। कथा में उन्होंने कहा कि हम सभी अच्छे लोग हैं, समझदार लोग हैं। हम पर्यावरण का जप करते रहते हैं, परंतु अपने ही घरों में प्रदूषण करने वाली कितनी सारी वस्तुएं हम उपयोग में लेते हैं। केवल चिंता करने से या केवल बोलने से प्रदूषण दूर नहीं होगा, इसके लिए तो कृति होनी चाहिए। स्वामी जी की बात मेरे गले उतर गई। तब से घर में हमें सबने मिलकर यह निश्चय किया कि हमारी प्रतिदिन की आवश्यकता की वस्तु तो प्लास्टिक की उपयोग में नहीं लेंगे। हम सब प्रशंसा मुग्ध होकर उनकी बात सुन रहे थे, परंतु अभी तो देखो, इनके रसोई घर में एक भी प्लास्टिक की बोतल या डिब्बा नहीं है। नाश्ते की प्लेटें भी प्लास्टिक की नहीं। यहाँ तक कि कपड़े धोने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए या स्नान घर धोने के लिए वे डिटर्जेंट काम में नहीं लेते, देसी साबुन ही उपयोग में लेते हैं। अरे यह तो देखो, बर्तन साफ करने के लिए नारियल का छिलका है, प्लास्टिक का ब्रश नहीं। वे कहते हैं छोटी छोटी बातें अगर सभी करेंगे तो उनका प्रभाव बहुत अधिक होता है। आप भी इस बारे में सबको कहो। सबका भला होता हो तो थोड़ी सी असुविधा को झेल लेना चाहिए, यह खास बात है। हमें स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। आपने सुनी है ना उनकी बातें, उनके संदेश को भी सुना। हमें इन्हें कहना है कि हम भी आपका अनुसरण करेंगे। कथा क्रमांक 5, दिनचर्या। आज हमें एक ऐसे घर का परिचय प्राप्त करना है जिससे आप खुश हो जाएंगे। ये है वैद्य विवेक ठाकुर।
ये औषधि देने वाले वैद्य नहीं, डॉक्टर ही बोलो इसमें तो, चिकित्सक। ये हैं चिकित्सक विवेक ठाकुर। ये दवा देने वाले, औषधि देने वाले चिकित्सक नहीं हैं, वे तो शोध करके चिकित्सक बने हैं। उनकी पत्नी वसुंधरा ठाकुर भी उनकी जैसी ही चिकित्सक हैं। ये हुए डॉक्टर हैं, उनको चिकित्सक तो नहीं कहेंगे, उनको पीएचडी वाले तो ये PhD वाले हैं। तो ये डॉक्टर ही रहेंगे ताई, ये तो डॉक्टर ही हैं ताई, ये शोधार्थी कह सकते हैं, विद्या वाचस्पति। दोनों पति पत्नी वैज्ञानिक हैं। उनके घर में ही उनकी प्रयोगशाला है। वे भौतिक विज्ञान में अनुसंधान करते हैं। उनके अनुसंधानों के विषय जानेंगे तो आश्चर्य होगा। जरा सुनो। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या क्या लाभ होते हैं? सूर्योदय के बाद में उठने से क्या होता है? धीरे धीरे 8-9 बजे उठने से क्या हानि होती है? रात्रि में देर से सोने से क्या होता है? आज के विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति इतनी कम क्यों है? इनके शरीर दुर्बल क्यों है? इनकी सहन शक्ति कम क्यों है? अच्छे मनुष्य की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? कब सोना, कितना सोना, कब खाना, कितना खाना, कब पढ़ना, कब खेलना और कब काम करना? विद्यालय में अवकाश कब रखना चाहिए? कितने दिन का होना चाहिए? विद्यालय का समय कौन सा होना चाहिए? यह सूची तो अभी भी बहुत बड़ी है। इन सभी बातों का अनुसंधान किस लिए करते हैं? यह हमने पूछा तो वे कहते हैं कि हमारी दिनचर्या और जीवनचर्या प्रकृति के अनुकूल होनी चाहिए। ग्रहण, नक्षत्र, दिन रात, वातावरण, हवा पानी आदि का हमारे शरीर, मन और बुद्धि पर बहुत अधिक प्रभाव होता है। हम भौतिक विज्ञान के शोधकर्ता हैं। हमें लगता है कि विद्यार्थियों की समस्याओं का मूल उनकी अयोग्य दिनचर्या और अवैज्ञानिक जीवन शैली में है। इसलिए हमने इन्हीं विषयों को अपने अनुसंधान के विषय बनाए हैं। उनकी बात सही है। वे इन विषयों में अनुसंधान करते हैं, उन पर पुस्तकें लिखते हैं, छोटी छोटी पुस्तिकाएं तैयार करते हैं, प्रदर्शनों की योजना करते हैं, विद्यालयों में और कॉलेजों में जाते हैं, विद्यार्थियों के साथ वार्तालाप करते हैं। इनकी दूरदर्शन पर भी वार्ताएं प्रसारित होती हैं। इनका घर इन सभी बातों का प्रत्यक्ष उदाहरण है। वे घर पर जल्दी उठते हैं, शीघ्र उठते हैं। सूर्योदय से पहले तो सभी नहा धोकर तैयार हो जाते हैं। प्रातः शीघ्र ये सब स्वाध्याय करते हैं। पूरे दिन में वे श्रम और व्यायाम भी करते हैं, तैरने जाते हैं, टहलने जाते हैं। संध्या के समय में उनके बच्चे भी खेलते हैं और क्या बोला था? विद्या वाचस्पति ठाकुर और उनकी पत्नी भी खेलते हैं। वे दिन में 6 घंटे प्रयोगशाला में काम करते हैं और 3 घंटे अध्ययन करते हैं। 6 घंटे सोते हैं। रात्रि में 9:30 बजे के बाद वे जगते नहीं। सवेरे 4 बजे के बाद कभी सोते नहीं रहते। वे विज्ञान की सेवा करते हैं, पर्यावरण की सेवा करते हैं, शिक्षा की सेवा करते हैं और समाज की सेवा करते हैं। विज्ञान की प्रयोगशाला में शिक्षा विषयक शोध कार्य करना ही उनका व्रत है। ये कभी बीमार पड़ते नहीं, कभी निराश होते नहीं, कभी उदास होते नहीं, कभी किसी से उलझते नहीं। वे गरीब नहीं हैं, बहुत अधिक धनवान भी नहीं हैं, परंतु विद्यावान और गुणवान हैं। इन्हें इनके शोध कार्यों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पारितोषिक भी मिले हैं, परंतु इनसे मिलो तो एकदम सामान्य व्यक्ति लगते हैं। इनका घर भी सादा, सुविधा वाला, स्वच्छ और सुंदर लगता है, तड़क भड़क वाला नहीं लगता। ऐसे विद्वान, गुणवान और प्रसन्न मन
वाले लोगों से मिलकर आपको आनंद हुआ ना? प्रसन्न मन। अब इनकी बातें आप भी करना। उनके पास से प्रेरणाएं लेनी चाहिए। ये तो तुम्हें ध्यान में आया ही होगा। आपको अपने अन्य मित्रों को भी इनकी बातें समझानी है। और हाँ, सवेरे जल्दी उठना शुरू करेंगे ना? कथा क्रमांक 6, स्वच्छता और सुंदरता। हम एक ऐसे अध्यापक के घर गए थे जिनका घर आप देखेंगे तो स्वच्छता और सुंदरता के सभी पारितोषिक उन्हें ही देंगे। ये है प्राध्यापक अजय वैद्य। इन्होंने इतिहास का अध्ययन किया है। अभी भी उनका अध्ययन चल रहा है। वे विश्वविद्यालय में इतिहास विषय पढ़ाते हैं। इनकी पत्नी भी बहुत पढ़ी लिखी है। उन्होंने राजनीति शास्त्र में पीएचडी किया हुआ है। वे नौकरी नहीं करती, घर चलाती है। वे यह मानती है कि नौकरी करने से घर चलाना अधिक महत्वपूर्ण काम है। घर संस्कारों की पाठशाला है और संस्कृति का संरक्षक है। इसलिए घर की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उनका घर स्वच्छता का आदर्श प्रतिमान है। उनके घर में कहीं भी धूल देखने को नहीं मिलेगी, कहीं भी कोई दाग दिखाई नहीं देगा। उनके घर का उपस्कर एकदम साफ है। चादरें, पर्दा, रुमाल आदि सभी धुले हुए हैं और बिना सल के हैं। सभी वस्तुएं निर्धारित स्थान पर रखी हुई हैं। इनकी पुस्तकों की अलमारियां तो देखते ही बनती हैं। सभी पुस्तकें साफ हैं, आवरण चढ़ी हुई है और व्यवस्थित रखी हुई है। अलमारियां तो साफ है ही। इनका रसोई घर देखो तो एकदम साफ, बर्तन सुंदरता से सजाए हुए, स्नानघर, नाली, चौकी सभी बिल्कुल साफ सुथरे हैं। सफाई के कारण कहीं भी मक्खी, मच्छर या कॉकरोच का उपद्रव कभी नहीं होता। और इनका बगीचा तो मानो सुंदरता का प्रतिरूप। भांति भांति के फूलों के पौधे उगाए हुए हैं। लताएं फैली हुई है, परंतु कहीं भी कचरा नहीं है। मेहंदी की बाड़ इतनी सुंदर कटी हुई है कि उसे फुट पट्टी से ही माप लो। सब जगह एक समान ही माप आएगा। घास की कटाई भी बड़ी कुशलता से की हुई है। क्यारे और क्यारियां एक ही माप की बनी हैं। सभी क्यारियां समान अंतर से बनी हुई हैं। कहीं भी सूखा पत्ता दिखाई नहीं देता। अजय वैद्य और माधवी वैद्य का घर सुंदर है क्योंकि वह स्वच्छ है। इनके ठाट माट नहीं है। महंगी और नई फैशन की अजीब अजीब वस्तुएं नहीं हैं। वहाँ तो सादगी है, व्यवस्थिता है और स्वच्छता है। इनके कारण ही पूरा घर सुंदर लगता है। उनके घर जाते हैं तो हमें शांति का अनुभव होता है, सुख का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है। हमने उन्हें इसका कारण पूछा। उन्होंने इस प्रकार बताया, हमें ऐसा घर अच्छा लगता है। हम यह मानते हैं कि सुंदरता ठाट बाट में नहीं होती, वह तो स्वच्छता में होती है, सादगी में होती है, व्यवस्थिता में होती है। हम इन बातों का ध्यान रखते हैं, इसलिए आपको यह अच्छा लगता है। दूसरा एक विशेष कारण है, यह संपूर्ण स्वच्छता और व्यवस्था हम समय करते हैं, नौकरों से नहीं करवाते। हम समय सफाई करते हैं। मैं अकेली नहीं, अजय भी सफाई के काम में मेरा हाथ बटाते हैं। हमारे घर के सभी लोग घर की सफाई और साज सजा करते हैं। बगीचे में साथ साथ काम करते हैं। फिर बगीचे के पौधे लताएं हमें बहुत प्रिय हैं। हम उनके साथ बातें करते हैं। हमारे यहाँ आम का पेड़, बिल्व का पेड़, अशोक का पेड़ है। हमने पेड़ के नीचे चबूतरा बनवाया है। यह चबूतरा भी हम ही लीपते हैं। हम प्रतिदिन इस चबूतरे पर बैठते हैं और इधर उधर की बातें करते हैं। हमारी बातें हमारे वृक्ष भी सुनते हैं, इसलिए आपको यह वातावरण अच्छा लगता है। हम माधवी बहन की ये बातें सुनकर प्रसन्न हुए। आपको भी ये बातें पसंद आई होगी। मैं आपको एक विशेष बात बताता हूँ।
आप यह मत मान लेना कि माधवी बहन नौकरी नहीं करती इसलिए खाली हैं और खाली है इसलिए यह सारा काम करती है। आपको अभी तो बताया था कि वे बहुत पढ़ी लिखी हैं। वे आज भी खूब पढ़ती हैं, विद्वानों से मिलती है, उनके साथ ज्ञान चर्चा करती हैं, पुस्तकें लिखती है, पत्र पत्रिकाओं में लेख भी लिखती हैं। उन्होंने शोध करके पुस्तकें भी लिखी हैं। उनकी पुस्तकों को पारितोषिक भी मिले हैं। ये कार्यक्रमों में भाषण देने भी जाती है, परंतु वे कहती है कि प्रत्येक समझदार व्यक्ति को सबसे पहले घर की ओर ध्यान देना चाहिए, घर को प्रेम करना चाहिए, घर को साफ और सुंदर रखना चाहिए, तभी हम संस्कारी कहलाएंगे। यह करने से मानसिक पर्यावरण बना रहता है और भगवान हम पर प्रसन्न रहते हैं। उन्होंने हमारा स्वागत घर पर बनाई हुई अल्पाहार की सामग्री और रस से किया, परंतु उनकी बातें हमें अधिक आनंद देने वाली थी। हमने प्रसन्न मन से उनसे विदा ली। 7 रसिक घर। आज हमारे एक विशेष मित्र का परिचय आपसे करवाते हैं। इस मित्र का नाम सुनते ही आपको हंसी आएगी। इसका नाम है कालिदास। यह क्या, आपको हंसी नहीं आई? इसका अर्थ यह है कि आपने इतिहास की कथा नहीं सुनी है। तो चलो पहले इतिहास की कथा सुनो, फिर हमारे इस इतिहास की बात सुनना। कालिदास संस्कृत भाषा के महाकवि हैं। आज से 2000 वर्ष पहले हुए थे। संस्कृत के श्रेष्ठ कवि हैं और विश्व विख्यात हैं। आप इनके काव्यों को और नाटकों को अवश्य पढ़ना। इनको विद्वान कवि कुलगुरु कालिदास कहते हैं। इसका अर्थ होता है सभी कवियों में सम्मान पाने वाले श्रेष्ठ कवि। ऐसे कवि के काव्य और नाटक हमने नहीं पढ़े, ऐसा कहना तो हमें शोभा नहीं देता, इसलिए आप अवश्य पढ़ें। इनकी कथा ऐसी है कि जब कालिदास छोटे थे तब महामूर्ख थे। इन्हें किसी बात की खास समझ नहीं थी। कुछ भी काम करना हो तो उल्टा सीधा कर देते। एक बार इन्हें जंगल से लकड़ी काट कर लाने के लिए भेजा। ये तो कुल्हाड़ी लेकर चले जंगल में। एक बहुत सघन पेड़ को देखा और उस पर चढ़ गए। एक डाली पर पहुँचे और काटने लगे। अब देखो इनकी बुद्धि को, जिस डाली पर बैठे थे उसी डाली को काटने लगे। वहाँ से एक पथिक निकला। उसने देखा कि अरे यह व्यक्ति तो जिस डाली पर बैठा है उसी डाली को मूल से काट रहा है। उसने पूछा, अरे भाई यह क्या कर रहे हो? कालिदास ने कहा, दिखता नहीं क्या, डाली काट रहा हूँ, मुझे लकड़ियों का गट्ठर ले जाना है। उस पथिक ने कहा, अरे मूर्ख, इतना भी नहीं समझता कि यह डाली अभी टूट कर नीचे गिरेगी, तब तू भी इसके साथ नीचे गिरेगा। जरा सोचा है कि तेरा क्या हाल होगा? एक भी हड्डी सही नहीं बचेगी। तब जाकर कालिदास को समझ में आया, डाली काटना छोड़कर वह नीचे आ गया। तब से कोई व्यक्ति स्वयं को आश्रय देने वाले का ही नुकसान का क्या हानि करता है अथवा उसी के साथ संबंध बिगाड़ता है, उसे लोग कालिदास कहकर बुलाते हैं। ऐसे ये हमारे मित्र कालिदास हैं, परंतु ये डाली काटने वाले कालिदास जैसे नहीं हैं। उस श्रेष्ठ कवि कालिदास जैसे साहित्य प्रेमी और काव्य प्रेमी हैं। अब ये ही हमारे साथ बातें करेंगे। फिर तो कालिदास कहने लगे, नमस्ते, हमारे घर में सबको पढ़ना बहुत प्रिय है। उसमें भी नई नई कथाएं, कविताएं और नाटक पढ़ना सबको पसंद है, परंतु हम व्यर्थ की कविताएं और कथाएं नहीं पढ़ते। अच्छे अच्छे साहित्यकारों की रचनाएं पढ़ते हैं। मुंशी प्रेमचंद, भारतेंदु, हरीशचंद्र, हजारीलाल द्विवेदी जैसे अच्छे और श्रेष्ठ साहित्यकारों की कथाएं और उपन्यास हम पढ़ते हैं। कवि मैथिली शरण गुप्त, निराला, माखनलाल चतुर्वेदी जैसे श्रेष्ठ कवियों के काव्य पढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को तो कैसे भूल सकते हैं। बाल कवि वैरागी काका हाथरसी की हास्य रस की कथाएं भी हम पढ़ते हैं। पढ़कर हम तो उसका आनंद लेते हैं और उन पर चर्चा भी करते हैं। हमारे घर में ये सभी पुस्तकें पढ़कर पुरानी हो गई हैं, परंतु हमें इसका भी आनंद है।
हमसे कोई पुस्तक पढ़ने के लिए मांगता है तो हम उसे बड़ा आनंद होता है। किसी को भेंट करने के लिए हम पुस्तकों का चयन करते हैं। हमारे साथ गांव के ग्रंथालय में भी हम सदस्य बने हुए हैं। ग्रंथपाल हमें अच्छी तरह जानते हैं। नई पुस्तकें आते ही हमें शीघ्र जानकारी दे देते हैं। महीने में एक बार हमें पुस्तकें खरीदते हैं। मानोगे आप, हमारे घर में दूरदर्शन नहीं है, हमें दूरदर्शन की ज़रूरत भी नहीं है। हम हैं आवश्यकता। हाँ, पुस्तकें हमारी मार्गदर्शक और हमारे साथी भी हैं। हमें तो इनके साथ ही आनंद आता है। आपने कालिदास की बात सुनी है ना, जिस घर में पुस्तकों का प्रेम करने वाले लोग होते हैं वह संस्कारी घर होता है। आपने यह सुभाषित सुना है न, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। अर्थात साहित्य संगीत कला में जिसे रुचि नहीं है उसे बिना पूंछ और सींग का पशु ही जानना चाहिए। आप भी पढ़ेंगे ना ऐसा अच्छा साहित्य। कथा क्रमांक 8, सज्जन का घर। आज आपको ऐसे घर का परिचय करवाते हैं जो नक्शिक सज्जन है। ये है मंदारी शास्त्री। ये व्यवसाय से वैद्य हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं। उनकी पत्नी मालती जी भी आयुर्वेदाचार्य हैं। उनके 2 पुत्र और 1 पुत्री हैं। उनके नाम हैं मोहन, माधव और मंजरी। ये तीनों भी वैद्यक शास्त्र पढ़ते हैं। संपूर्ण परिवार साथ मिलकर वैद्य का व्यवसाय करता है। इनका बड़ा पुत्र मोहन आयुर्वेद महाविद्यालय में पढ़ता है। छोटा पुत्र माधव और पुत्री मंजरी ने भी आयुर्वेद की पढ़ाई प्रारंभ की है। इन्हें बचपन से ही औषधियों का ज्ञान है। इन्हें औषधियों की पहचान भी है। इन औषधियों को कूट पीस कर तैयार करना आता है। इन्हें काढ़ा और क्वाथ बनाना भी आता है। इन्हें औषधियों की पुड़िया बांधना भी आता है। इन्हें रोगियों की सेवा चाकरी करने में भी बड़ा रस आता है। यह घर वैद्य का है। यह घर में प्रवेश करते ही पता हो जाता है। इनके दरवाजे के बाहर एक नीम का वृक्ष है। एक और गायों का गोठा है। इनका आंगन गाय के गोबर से लिपा हुआ है। इनके आंगन में तुलसी वृंदावन है। पक्षियों के लिए चबूतरा और परबड़ी है। सारा घर एकदम स्वच्छ है। इनके घर में चप्पल जूते पहनकर प्रवेश करना मना है। घर के सभी लोग, बाहर से आने वाले अतिथि भी जूते चप्पल बाहर ही उतारते हैं। पैर धोकर पोंछकर अंदर आते हैं। अंदर आते ही सामने भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा है। प्रतिमा की प्रतिदिन पूजा होती है। पास में चरक संहिता और सुश्रुत संहिता के ग्रंथ रखे हुए हैं। भाई साहब बंद कर दे यार इन्हें। हाँ। हम जब भी जाएं वहां प्रतिमा और ग्रंथों पर पुष्प चढ़ाए हुए मिलते हैं। परिवार के सभी सदस्य उत्तम संस्कृत बोलते हैं। वेद मंत्रों का उत्तम गान करते हैं। नियमित अग्निहोत्र करते हैं। गायत्री की उपासना करते हैं। मंदार जी रोगियों के साथ बहुत ही अच्छी तरह बात करते हैं। औषधि और पथ्य आदि सभी बातों के बारे में समझाते हैं। वे पथ्य पालन के विषय में बहुत कठोर हैं। वे रोगियों का सम्मान करते हैं परंतु चापलूसी नहीं करते। चाहे जितना धनवान रोगी हो और ऊंचा शुल्क देने को तैयार हो, परंतु वह पथ्य पालन नहीं करता तो उसका उपचार नहीं करते। और चाहे निर्धन हो परंतु उनकी सलाह के अनुसार पथ्य पालन करने को तैयार है तो बिना पैसे के भी उनका उपचार प्रसन्नता से करते हैं। कभी कभी तो ये रोगी को अपने घर में ही रखकर उसकी परिचर्या करते हैं। अपने घर से ही भोजन और औषधि देते हैं। पूर्ण रूप से स्वस्थ होने पर ही उसे घर भेजते हैं। इस घर में कोई भी व्यक्ति बाहर की वस्तु नहीं खाता, असंस्कारी वेश नहीं पहनता, अभद्र भाषा नहीं बोलता। सभी बड़ी ही विनम्रता से बात करते हैं। बड़ों के सामने कभी ऊंची ध्वनि में बात नहीं करते, ऊंचे स्वर में बात नहीं करते। बड़े बात कर रहे हैं तो छोटे कभी बीच में बोलते नहीं। इस घर में अतिथि को देव मानकर उनका सत्कार किया जाता है। इस परिवार में किसी विदेशी वस्तु को स्थान नहीं है।
यह किसी भी सिंथेटिक वस्तु का उपयोग नहीं करते हैं। घर के सभी लोग उत्तम भोजन बनाते हैं। इन्हें अतिथियों को भोजन करवाने में बहुत आनंद आता है। ये सभी लोग बहुत प्रामाणिक हैं, किसी की चापलूसी नहीं करते हैं और कभी किसी के दबाव में भी नहीं रहते हैं। ये सीधे परंतु भोले नहीं। इनके सीधेपन का अनुचित लाभ उठाना चाहे तो इन्हें तुरंत समझ में आ जाता है और ये उनको उसी समय पाठ भी पढ़ा देते हैं। ये व्यवहार कुशल भी हैं। इन्हें कोई वस्तु क्रय करते समय मोल भाव करना आता है, वस्तुओं की गुणवत्ता परखना आता है और व्यक्ति की पहचान करना भी आता है। इसलिए इनकी मित्र मंडली भी इनके जैसे विद्वानों और सज्जनों की है। मंदार शास्त्री जी का यह परिवार हम सब के लिए मार्गदर्शक और प्रेरणा का स्रोत है। कथा क्रमांक 9। घर नंदवन। नंदनवन। घर नंदनवन। हम यहाँ कुछ परिवारों से मिले, इनके घर देखे। सबके घर हमें बहुत ही अच्छे लगे। ये सभी घर स्वच्छ हैं, सुशोभित हैं और व्यवस्थित हैं, पवित्र और सादगी से परिपूर्ण हैं। किसी के वहाँ गंदगी नहीं है, वस्तुएं इधर उधर बिखरी हुई नहीं हैं, पड़ी हैं। इन घरों में क्लेश नहीं है, बनावटीपन नहीं है, दिखावा तो बिल्कुल नहीं है। इन घरों में सज्जन रहते हैं, कला प्रेमी रहते हैं, साहित्य रसिक भी हैं, सेवाभावी भी हैं और प्रकृति प्रेमी भी रहते हैं। घर के लोग मिलकर मिलनसार, आतिथ्यशील हैं, प्रेमपूर्ण व्यवहार करने वाले हैं। वे देशभक्त और संस्कारी हैं। जहाँ ऐसे लोग रहते हैं वहाँ घर का वातावरण भी स्वच्छ एवं पवित्र होता है। मात्र भौतिक वातावरण ही नहीं तो आध्यात्मिक वातावरण भी अच्छा रहता है। ऐसा घर अर्थात धरती का स्वर्ग, ऐसा घर अर्थात स्वर्ग का नंदनवन, इसीलिए कहा है घर नंदनवन। पुनरुत्थान ट्रस्ट। पुनरुत्थान ट्रस्ट शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत संस्था है। भारतीय जीवन दृष्टि पर आधारित सामान्य प्रवाह के पाठ्यक्रम तैयार करना, उनका प्रयोग करना, शिक्षा में मूलभूत अनुसंधान करना, पुस्तक और अन्य सामग्री का निर्माण एवं प्रकाशन करना, समाज प्रबोधन के कार्यक्रम करना पुनरुत्थान ट्रस्ट के कार्य के विभिन्न आयाम हैं। पुनरुत्थान ट्रस्ट की चित्ती नामक अर्धवार्षिक शोध पत्रिका और पुनरुत्थान संदेश नामक विचार संदेश नामक मासिक पत्रिका प्रकाशित होती है। भारतीय शिक्षा विषयक एक संदर्भ पुस्तकालय तैयार करने की पुनरुत्थान ट्रस्ट की योजना है। पुण्यभूमि भारत संस्कृति वाचनमाला। इस वाचनमाला में 100 पुस्तिकाओं का समावेश हुआ है। ये पुस्तिकाएं 5 से 12 वर्ष की आयु के छात्रों के लिए बनी हैं। विषय और विषय वस्तु को देखते हुए ये बड़ों के लिए भी उतनी ही पठनीय होंगी। इन 100 पुस्तिकाओं के 3 विभाग हैं। प्रथम विभाग की 30 पुस्तिकाएं 5 से 7 वर्ष की आयु के, द्वितीय विभाग की 40 पुस्तिकाएं 8 से 9 वर्ष की आयु के और तृतीय विभाग की 30 पुस्तिकाएं 10 से 12 वर्ष की आयु के छात्रों के लिए हैं। ये पुस्तिकाएं एक साथ 3 भाषाओं में प्रकाशित हो रही हैं: गुजराती, मराठी, हिंदी। भारतीय जीवन दृष्टि का आधार लेकर वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में उचित मानस तैयार करने की दृष्टि से इन पुस्तिकाओं की रचना हुई है। इस आयु के छात्रों को होनी चाहिए ऐसी सभी विषयों की जानकारी इन पुस्तिकाओं में देने का प्रयास किया गया है। ये पुस्तिकाएं मनोरंजन हेतु नहीं अपितु ज्ञान और संस्कार हेतु हैं। इनकी शैली और भाषा इस आयु के छात्रों की क्षमता और प्रवृत्ति के अनुरूप रोचक और सरल रखने का प्रयास किया गया। घर के बारे में बताया है, आप ही इसकी समीक्षा करो। एक तो ताई, जिस वृत्ति का और जिस प्रवृत्ति के लोग हैं वो सभी अपने घर पर ही काम कर रहे हैं। यानी हम जो कुटुंब का व्यवसाय या ग्राम को केंद्र मानकर अर्थव्यवस्था की कल्पना करते हैं उसके बहुत निकट है। दूसरा, उनका जो उद्योग है
वो उनके जीवन का भी एक अंग है। तीसरी बात, वो अपने उद्योग से केवल इसलिए प्रसन्न नहीं है कि उनसे अर्थ आता है, उसके भाव को, उसके प्रभाव को और प्रकृति और मनुष्य और स्वयं के ऊपर उनका जो स्वयं को जो लाभ है उसका भी उनको पता है, इसलिए और आनंद आता है। इसके साथ साथ सभी के जो घर हैं उसमें जो गृहिणियां हैं वो गृहिणी गृहमुच्यते, यानी वो केंद्र बिंदु है। घर को स्वस्थ रखने में, स्वच्छ रखने में, घर में सभी का ध्यान रखने में, आतिथ्य सत्कार करने में, इन सभी में। और घर पे चाहे घर के लोग हों या बाहर के लोग हों या जीव हो या प्रकृति हो, सबके साथ में एक आत्मीयता का और कृतज्ञता का इनका संबंध है। सामान्य रूप से सभी ब्रह्म मुहूर्त में उठना और शीघ्र सोना इनकी दिनचर्या का एक प्रमुख अंग है। और गृहस्थ होकर के भी हमें लगता है कि गृहस्थ हैं, घर पे काम करते होंगे, उसके बाद भी बुद्धिमान हैं, विद्वान हैं, गुणवान हैं, ज्ञानवान हैं और बहुत अच्छे से भाषण की कला में और पढ़ाने में भी चतुर हैं। और अंत में जो दिया है ताई, वो है कि कहीं पर भी कृत्रिमता या बनावटीपन नहीं है, सब जगह प्राकृतिक सौंदर्य है। और प्राकृतिक सौंदर्य के साथ जीते हैं तो हम हमेशा आनंद में रहते हैं। और जिसको हम कहते हैं कि धरती का स्वर्ग, ऐसा घर है। और आजकल क्या है कि सब चीज़ें प्लास्टिक की लाना, बड़ा बड़ा घर बनाना, घर को अनावश्यक शोभायमान करना, अपव्यय करना, उसी में ही गृहिणियाँ और घर के लोग और सब उसको शोभा मानते हैं। इन्होंने बताया कि अति मितव्ययी किंतु स्वास्थ्यकारक और अपनी सुविधा को थोड़ा सा त्याग करके यदि सबकी सुरक्षा और स्वास्थ्य का भला हो रहा है तो ऐसा लाभ हम सबको लेना चाहिए। और ऐसा घर ही नंदनवन हो सकता है। बताओ। बताओ ना। तथा अपने घर की जो सुबह की कैसी दिनचर्या होनी चाहिए, वो भजन भाव से ही होनी चाहिए। सुबह सुबह अपने मंत्र अपने बालकों को सिखाते ही हैं, हस्त के लिए, पैर नीचे छूने के लिए या अपने नवग्रह के लिए भजन भाव से। ये तो बहुत अच्छी बात है और योगाभ्यास से होना चाहिए। तो इससे जैसे अपने सुबह सुबह की जो शक्ति मिल जाती है वो पूरे दिन कार्य करती है और मन बहुत शांत रहता है। इस वजह से अपने को भजन भाव करना चाहिए और सुनाना चाहिए और बच्चों को बैठ के पास बैठा के भी करना चाहिए। पुण्य भूमि भारत संस्कृति वाचनमाला की पुस्तिका घर नंदनवन आज हम सब लोगों ने मिलकर पढ़ी। इसको पढ़ के हमें बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। एक आदर्श घर की स्थिति कैसी होनी चाहिए, इसमें हमें सीखने को मिल रहा है। एक आदर्श घर या अच्छा घर उसे ही मानेंगे जो स्वच्छ होगा, व्यवस्थित होगा, प्लास्टिक की वस्तुओं का उसमें कम प्रयोग होगा, घर का जो भोजन होगा वो शुद्ध होगा और वहाँ पे संगीत की साधना है या वहाँ के घर के लोग सभी मिलनसार हैं, प्राकृतिक वातावरण है, लोगों में आपस में प्रेमपूर्ण व्यवहार है, वहाँ देशभक्ति है, संस्कार है लोगों के अंदर। तो इसके लिए हमें अधिकतम प्रयास करना चाहिए कि हमारा घर एक नंदन वन जैसा घर बने। धन्यवाद। और एक तरह जो घर के मसाले घर में तैयार करना है वो बहुत महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य के लिए। यानी घर का आटा, हाँ उनका उद्योग भी है, पर यदि हम स्वयं तैयार नहीं कर पाएँ तो इस तरह जो हाथ से कुटे हुए मसाले मिलते हैं वो हमें लेने चाहिए। तेजी से करो, होता है फटाफट करो भाई, इतना अपने को पता ही है। तो आगे तू भी आ जा, तू भी आ जा बेटा।
इस पुस्तिका में इतनी मतलब सब चीज़ें इतनी सकारात्मक चीज़ें बताई गई है, जैसे संगीत से अब पूरा वातावरण जैसे शुद्ध हो जाता है, सकारात्मक हो जाता है। और योग से भी अपने शरीर की कितनी सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। और घर के मसाले जैसे खुद से पीसने या खुद से सारे काम करने, लेकिन आजकल कोई नहीं करना चाहता और करते भी नहीं है आजकल। और फिर बाद में जैसे 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 काम छोड़ते जाते हैं वैसे वैसे लोग बीमार होते गए हैं, जिनमें फिर वो वैद्य के पास जाते हैं और वैद्य उनको फिर से वही काम करने के लिए बोलते हैं कि चक्की पीसो और ये करो वो करो सब। वो एक्सरसाइज वैसे कर लेंगे लेकिन काम करने में सबको दिक्कत होती है। उसकी पथ्य का पालन नहीं करेंगे। मुझे इस पुस्तिका से ये शिक्षा दो पार्ट सबसे अच्छे लगे। एक तो 5वां पार्ट दिनचर्या, उसमें सबसे अच्छा ये लगा कि इसमें हमें हमारी दिनचर्या और जीवनचर्या का हमारे जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और हमें सर्वप्रथम सवेरे जल्दी उठने से आरंभ करना चाहिए। और एक पार्ट रसिक घर, जिसमें हमें अलग अलग कवियों की और अलग अलग पुस्तकें पढ़ने को कहा है, जिसमें हमारी संस्कृति में जैसे कवि कालिदास आते हैं और माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, अलग अलग कवियों और लेखकों की पुस्तकें पढ़ने के लिए बोला गया है। इस पुस्तक से हमें स्वच्छ दिनचर्या, स्वच्छ जीवन शैली, स्वच्छता, सुंदरता और प्राकृतिक सौंदर्यता के बारे में जानकर बहुत ही अच्छा लगा। इसमें यह भी अच्छा लगा कि घर के सदस्यों के बीच आत्मीयता का भाव है और हम प्रकृति के जितने समीप रहेंगे उतना ही स्वस्थ रहेंगे। कि घर नहीं, मैं क्या बताऊँ, आप लोगों ने बताई तो दिया। मैंने तो बनाई ही इसलिए है कि घर को केंद्र बनाकर हमारे जीवन की रचना कैसे हो सकती है। और सभी प्रकार के घरों का अंततोगत्वा सज्जन का घर, वो हमें बहुत अच्छी लगती है। वो वैद्य भी हैं, घर के सारे लोग वैद्य हैं, रुग्ण भी उनके परिवार के ही हो जाते हैं और सीधे हैं परंतु भोले नहीं हैं, व्यवहार दक्ष हैं, बुद्धू नहीं है, कोई उनको बुद्धू नहीं बना सकता। बनाता है तो सुना भी देते हैं। पाठ तुरंत बढ़ाया जाता है। तो इसका क्या है, घर कैसा होना चाहिए? घर कैसा होना चाहिए? घर ऐसा कोई भी घर ले लो, इसमें से ऐसा होना चाहिए आपको जो पसंद हो। इतनी वैरायटी है, ये भी है, वो भी है, वो भी है। इतने उदाहरण हैं। सज्जन का घर है, वैद्य का घर है, संगीताचार्य का है, योगाभ्यास करने वाले का है, उद्योजक का है, वैज्ञानिकों का है। वो माधवी बहन और अजय भाई है ना, दोनों वैज्ञानिक हैं। उन्होंने PhD की है, दोनों शोध करते हैं, लेख लिखते हैं, भाषण करते हैं। परंतु घर कैसा है, इनमें से सब में से जो भी सही लगता है, जो भी पसंद है, जो भी रुचिकारक लगता है, वैसा सबका अपना अपना होता है। लेकिन इनमें से ही है ऐसा नहीं, और भी अपनी कल्पना से मुख्य बातें बताई वो है आत्मीयता से रहो, घर के लोगों के साथ भी और बाहर के लोगों के साथ भी। सुंदरता का क्या समीकरण उषा जी ने भी बताया, सादगी, स्वच्छता, व्यवस्थितता और दो बातें हैं, बराबर सुंदरता। तीन तो है, पवित्रता और एक है से परिपूर्ण। स्वच्छ, सुशोभित, व्यवस्थित, पवित्र और सादगी से पूर्ण। घर सुंदर होता है।
और आजकल ताई जो बड़े तड़क भड़क और इतना खूब फर्नीचर बड़ा बड़ा हाँ, तो उससे क्या, उससे कोई पैसों का सुंदर waste तो है। सुंदर थोड़े दिखता है। ऐसे ऐसे में कृत्रिमता आ जाती है, मानस में भी कृत्रिमता आना शुरू हो जाती है। हाँ, तो सोफा लेना था तो हमने थोड़ा छोटा चुना, इतना बड़ा बड़ा ना गंदा लगता है। वैसे बैठक तो ताई नीचे वाली होनी चाहिए और अच्छी रहती है, कुछ बूढ़े हों यदि कोई बुजुर्ग आए हैं उनके लिए। बाकी नीचे वाली बैठक भी बहुत अच्छी लगती है, परंतु सुविधा सुविधा भी होनी चाहिए सबको। यदि बैठने में आने वाले लोगों को नहीं है फिर कैसा होता है, वो ऊपर बैठने में भी संकोच करते हैं, नीचे बैठना जमता नहीं है। गत वर्ष व्यास पूर्णिमा को दत्तात्रेय जी होशबाड़े आए थे हमारे व्यास पूर्णिमा उत्सव में। तो भारतीय बैठक कर रहे थे ना, वो हमारे वर्ग में भारतीय बैठक होती है, हमारे कार्यक्रमों में भारतीय बैठक। तो उन्होंने कहा कि ये भारतीय बैठक नहीं है, ऐसा कैसे कहते हैं। राज दरबार में सब लोग सिंहासन पर बैठते थे, तो क्या वो कुर्सी जैसा नहीं होता था। भारतीय बैठक माने जिसके ऊपर आप पालथी लगाकर आराम से बैठ सके, सीधे बैठ सके, वो भारतीय बैठक है। भारतीय बैठक आपका सिंथेटिक ना हो, लकड़ी का हो, प्लास्टिक का ना हो, ऐसी बैठक भारतीय बैठक है। लकड़ी की होनी चाहिए, हाँ, लकड़ी की हो, लकड़ी हो, लोहे की हो, प्लास्टिक की सिंथेटिक हो प्लास्टिक की नहीं। ना हो, सिंथेटिक ना हो, रुई की गादी हो, फोम की ना हो। नहीं, आपके जैसे विचार नहीं रखती ताई। हाँ? अच्छे विचार ये तो एकदम उसमें आ जाते कि नहीं नीचे ही होना चाहिए। इतने सारे हमारे वर्गों में भारतीय बैठक, ये भारतीय बैठक तो ये है, ये नहीं। तो राजे महाराजा उनके दरबार में सिंहासन होते ही थे ना, तो सिंहासन क्या नीचे गादी पर बैठे हुए होते थे, नहीं, वो तो ऐसा ऊंचा ही होता था ना। लेकिन ऐसे आराम से बैठ सके, सुविधापूर्ण, तो भारतीय बैठक है। तो टीवी में तो ताई नीचे पैर लटकते हुए दिखाते थे सब। तो टीवी में भारतीय बैठक नहीं है। इसलिए तो टीवी होना भी नहीं चाहिए, दूरदर्शन होना ही नहीं चाहिए। ताकि दिखेगी। ठीक है। ओ बोलो ना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।